सीजन 2 के एपिसोड नंबर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे नीको लूफी की मैरी के ऊपर बैठी थी, यानी कि शिप के ऊपर वो आ चुकी थी। कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, किसी को कुछ नहीं पता होता है। बस नॉर्मल सी जैसे आती है और सीधा आके बैठ जाती है और लूफी को एक गजब का ऑफर करती है, एक डील देती है। उसके पास में एक लॉक पोस्ट था जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीशियस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें बताई जाती है वो बाकी किसी नॉर्मल सिंपल लॉक पोस्ट नहीं बता पाता है, क्योंकि वो अगर जो टापू बताएगा बाकी सारे छोटे लॉक पोस्ट दूसरे टापू बताएंगे। कह सकते हैं कि ये वाले बाकी सारे कंपास के अंदर सबसे बेस्ट वाला कंपास था जो कि उसने लूफी को ऑफर किया था, इसके बदले कि वो भी लूफी के साथ जाएगी, यानी कि इसके और भी एक दो चमचे होंगे तो ये सब लूफी की शिप के साथ ही जाएंगे। लेकिन लूफी इस चीज के लिए बिल्कुल एग्री नहीं था कि वो इन सब लोगों को लेके जाएगा। हालांकि वो ने काफी सारी सिक्योरिटी ऑफर करी थी, लेकिन उसके बदले बस निको को यही चाहिए था कि वो जहां पे बोलेगी उसी जगह पे लोगेंगे। और ऑब्वियसली बात है, अगर ग्रैंड लाइन के अंदर घुसे हैं तो वन पीस तक पहुंचने का भी रास्ता वो ही बताएगी, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। तो लूफी को ये सब चीजें मंजूर नहीं थी, तो उसने लॉक पोस्ट को लेकर तोड़ दिया। और अब यहाँ पे निको कहती है कि तुमने ये जो अल्बास्ता की प्रिंसेस को अपने साथ रख रखा है, तुमने इनके सारे दुश्मनों को भी अपना दुश्मन बना लिया है। तो आप सोचो कि इस लड़की की जान बचाने के पीछे तुम कितना फंसने वाले हो, और आगे न जाने कितने टापू आएंगे और उन पे न जाने कितने सारे खतरे आएंगे, उनको अकेले संभालो। और निको यहाँ से निकल जाती है, लेकिन लूफी को कोई लेना देना नहीं था कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आएगी वो अकेला झेल लेगा, लेकिन कभी किसी की मदद नहीं लेगा और कभी किसी के इशारों पे तो बिल्कुल भी नहीं नाचेगा। यहाँ पे वीवी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है कि शायद लूफी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आगे आने वाले आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अंदर आने के बाद ये सब इसी चीज के ऊपर झगड़ा कर रहे थे कि भाई साहब आगे आने वाले आइलैंड के अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं, इसके बारे में कोई सीरियस ही नहीं है। लूफी के ऊपर सब अच्छा खासा विश्वास करते हैं कि लूफी सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े खतरों से निकल के आए हैं। अब इनके सामने एक आ चुका था नया टापू, जिसका नाम था लिटिल गार्डन। एक ऐसा आइलैंड था जिसपे एक इंसान और इंसान का बच्चा तक आता कोई भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान आइलैंड था, केवल पेड़ पौधे थे, इवन किसी के तक रुकने का निशान तक भी नहीं था कि यहाँ पे कोई आके इवन रुका भी होगा। लेकिन काफी ज्यादा एंशिएंट आइलैंड था, तो इन्हें आराम से घूमने की तो बड़ी मन कर रहा था। लूफी तो हर आइलैंड को एक्सप्लोर करना चाहता था, क्योंकि उसे ये जो सफर है बहुत ही ज्यादा मजेदार बनाना था। तो वो बाकी सबको भी इंस्पायर कर देता है और बाकी सब लूफी के कहे कहे, क्योंकि लूफी जो भी करता है ठीक ही करता है, तो उसके कहे कहे सब नीचे उतर जाते हैं इस नए जंगल को, इस नए आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। हालांकि वीवी सबसे ज्यादा डरी हुई थी और उसको तो उससे भी ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए कुछ ही देर आगे जाने के बाद में उसको अपने कदम पीछे ले लेता है और पीछे भाग जाता है। हर कोई अब अपना अपना रास्ता दिले चला जाता है। सांजी को खाना बनाना था, इसलिए वो जोरो के साथ में टीम अप करके एक तरफ निकल जाता है। यहाँ नामी वीवी भी एक तरफ थे, लेकिन उसको गायब हो गया था। तो नामी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे लेकर आती हूँ, तुम लूफी के साथ जाओ। यानी कि लूफी के साथ इस वक्त वीवी थी। ये लोग कुछ ही देर आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान दिख रहे हैं, और सामने देखने पे तो भाई साहब इन्हें डायनासोर दिख जाते हैं। यानी कि इस जमाने के अंदर डायनासोर कहाँ से आया है, इसका मतलब है कि इस आइलैंड को अभी तक किसी ने एक्सप्लोर किया ही नहीं है, कोई यहाँ पे पहुंचा ही नहीं है, और पहुंचा भी है तो जिंदा वापस नहीं गया होगा, क्योंकि यहाँ पे डायनासोर का मिलना बहुत बड़ी बात है। डायनासोर यहाँ पे जी रहे हैं, इससे बड़ी चीज और कोई क्या सकती है। लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और डायनासोर की सवारी करने के लिए निकल जाता है। मतलब उसे कोई डर है ही नहीं। यहाँ पे हम सांजी और जोरो को भी देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे, और इन्हें भी बड़े बड़े पंजों के निशान दिख जाते हैं, और इनके पीछे भी एक डायनासोर आ जाता है, टी-रेक्स कह सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक वाला था, वो इनके सामने आ जाता है। अब उसको डर लग रहा था, इसीलिए वो शिप के ऊपर वापस भाग जाता है। नामी उसे लेने के लिए जाती है, उसे बहुत समझाती है, उसको भी यहाँ पे सफाई यहाँ करता फालतू की। तो नामी कहती है कि कोई बात नहीं, देखो तुम अपनी इतनी बड़ी बड़ी कहानियां भी तो बताते हो, तुम आगे डर क्यों रहे हो। तुम्हें भी पता है कि लूफी कभी भी गलत कोई चीज डिसीजन नहीं ले सकता, माना कि वो कभी कभी लेता है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे आए गए हैं तो एडवेंचर के मजे लूना, तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम मुझ पे भरोसा करो। ये दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा जॉइंट आ जाता है और इन दोनों को अपने साथ उठा के ले जाता है। पहले तो ये दोनों डर रहे थे, ऊपर से अब तो एक जॉइंट भी आ चुका था। जिसके बाद हम लूफी को देखते हैं जो कि मस्त एक बहुत ही प्यारे से डायनासोर के ऊपर बैठ के सवारी कर रहा था। वीवी उसे नीचे बुलाती है कि हमें आगे भी बढ़ना है, लेकिन वो तो उल्टा वीवी को ही ऊपर बुला लेता है कि डायनासोर के ऊपर कभी सवारी करी है क्या तुमने, और क्या कभी तुम लाइफ के अंदर आगे ऐसी सवारी कर भी पाओगी। तो वीवी को वो दुनिया के थोड़े अच्छे पल और अच्छी मूवमेंट देने के लिए डायनासोर के ऊपर बिठा लेता है। वीवी डरी हुई थी कि उसके आगे की लाइफ कैसे होने वाली है, उसका राज्य खतरे के अंदर है, और भी बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन लूफी उसको हर चीज से शांत होने के लिए बोलता है कि अभी तुम जिस मूवमेंट के अंदर हो उसे जियो, सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम बहुत समझदार हो, सारी चीजें संभाल लूगी। और अब तो यहाँ पे वीवी भी बड़ा अच्छे से एंजॉय करने लगती है। इसके बाद हम यहाँ पे सांजी और जोरो को देखते हैं। इन दोनों ने मिलकर टी-रेक्स को हरा दिया था, लेकिन लड़ रहे थे दोनों कि आखिर टी-रेक्स को जान से किसने मारा। जोरो ने एक जोरदार कट लगा दिया था, इसी चक्कर के अंदर टी-रेक्स जमीन पे गिर चुका था और अब बारी थी उसके टुकड़े टुकड़े करने की। लेकिन तभी यहाँ पे हो जाता है एक बहुत बड़ा खेल, क्योंकि जोरो के पैर पे एक गोल गोल सा निशान बच चुका था, जिससे कि जोरो जो है अपने सेंसेस को भूल चुका था और हर चीज के ऊपर जोर जोर से हंस रहा था। जिसके बाद हम यहाँ पे लूफी को देखते हैं। लूफी अपने साथ में वीवी को लेके एक बहुत बड़े जॉइंट के साथ में बैठा था और मस्त खाना पीना खा रहा था। इस बड़े से जॉइंट का नाम टोरी था। यहाँ पे हम नामी और उसको देखते हैं जो कि बुरी तरीके से डरे हुए थे, क्योंकि इन दोनों को भी जॉइंट ने पकड़ लिया था। ये जॉइंट मस्त खाना वाना बनाने वाला था, बड़ी बड़ी सी सब्जियों को काट रहा था। तो नामी और उसको को लगता है कि इन दोनों को तो आज भरता बनने वाला है और ये दोनों तो किसी की जॉइंट के खाना बनने वाले हैं। तो नामी कहती है कि तुम बस इसका ध्यान भटकाओ, मैं यहाँ से भागने की कोशिश करती हूँ, यहाँ से निकल जाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अब ध्यान भटकाएगा कैसे उसोप। और अब उसोप का सबसे बढ़िया टैलेंट है कि उसे कहानियां सुनाना बहुत पसंद है, इसलिए वो इस बड़े से जॉइंट से बातें करने लगता है और अपनी बड़े बड़े से बहादुरी के किस्से सुनाने लगता है। जॉइंट को तो मालूम मजे आ जाते हैं, इतनी खुशी होती है इंसानों से बात करके कि वो उसोप से बातें करने लगता है। बातों बातों में पता चलता है कि ये बड़ा सा जॉइंट किसी भी इंसान को खाने वाला नहीं था, बल्कि वो तो इन दोनों को दोस्त समझ के यहाँ पे लाया था। तब वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ब्रूकी है, मैं इंसानों को बहुत कम देख पाता हूँ, यहाँ पे बहुत कम इंसान आते हैं और मुझे लोगों से मिलना बहुत पसंद है। तुम तो बहुत अच्छे कैप्टन निकले, क्योंकि उसोप ने ऑलरेडी अपने बारे में बहुत बड़ा बड़ा बखान कर ही दिया था कि वो बहुत बड़ा ही होता है। तो ब्रूकी अब उसका दीवाना हो चुका था कि उसोप मैं तो तुम्हारा फैन हो गया हूँ, बहुत टाइम बाद आए हो। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटता है। ब्रूकी कहता है कि अब वक्त है लड़ाई झगड़े का। तब नामी और उसोप को पता चलता है कि यहाँ पे एक और बहुत बड़ा जॉइंट है जिससे ब्रूकी की डेली फाइट होती है। ये लोग डेली लड़ते हैं, इन्हें ये भी याद नहीं है कि किस लिए लड़ते हैं, लेकिन लगभग 100 सालों से ये लड़ते जा रहे हैं। इन जॉइंट्स की उम्र लगभग 300 सालों तक की होती है और अब इनके पास कोई काम भी नहीं बचा है। ज्वालामुखी फटने से भी इनको कोई डर नहीं था, बल्कि इनके लिए तो बस ये लड़ाई का एक टाइम है कि अब ये दोनों मिलकर झगड़ा करेंगे। जिसके बाद में अब ब्रूकी अपने साथ में नामी और उसोप को अपने कंधे पे बिठा के ले जाता
है। यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर 5 और वैलेंटाइन भी पहुंच चुके थे, जो कि नंबर 9 को लास्ट आइलैंड से मार के पहुंचे थे। काफी गर्मी और काफी परेशानियों के बाद भी ये दोनों पहुंचे थे, लेकिन मिस्टर जीरो के ऑर्डर्स को तो फॉलो करना ही था और इसी के साथ में अल्बास्ता की प्रिंसेस विवी को भी ढूंढना था, तो इन्हें अपने काम पूरे करने ही थे। लेकिन तभी इन्हें यहाँ पे पता चलता है कि मिस्टर जीरो गुस्सा हो गए हैं और उन्होंने कुछ और नंबर्स को यहाँ पे भेजा है, और इन नंबर्स को यहाँ पे साइको भी कहा जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक वाले नंबर्स है ये। यहाँ पे नंबर 3 के बारे में भी बताया जाता है। जो नंबर 3 है उसने ड्रैगन फ्रूट जो खाया है वो मोम की ताकत का है, यानी कि कैंडल्स की ताकत का है, वो कैंडल से कुछ भी कर सकता है। नंबर 5 और वैलेंटाइन को अब पुराने मिशन से हटा दिया गया है। नंबर 0 उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है, इन दोनों की खैर नहीं है। नंबर 3 को आगे के मिशन का काम दिया गया है कि वो आराम से यहाँ पे रहकर सारे काम कर लेगा और इन दोनों को नंबर 0 अपनी टीम में से निकाल भी देगा। तो वैलेंटाइन और नंबर 5 कहते हैं कि देखो हमें थोड़ा बहुत काम दे दो, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। तब यहाँ पे नंबर 3 इन दोनों को काम देता है कि पायरेट्स की बच्चों की एक टोली भी यहाँ पे आई है, जो कि मिस्टर जीरो ने बोला है कि उन्हें रास्ते से हटा देना है, तो तुम जाके उन्हें हटाओ। और ऊपर से उन लोगों की दोस्ती यहाँ पे रहने वाले जाइंट से हो गई है, जो कि आगे जाके कुछ प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन सबको यहाँ से हटाओ। हम यहाँ पे लूफी को देखते हैं जो कि अपने जाइंट्स के साथ में मस्त बातें कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। उसका नाम टोरी था। बीवी भी इनके साथ में ही थी। ये आपस के अंदर खाना शेयर कर रहे थे। तो लूफी ने जो खाना बना के लाया था छोटे से टिफिन में, वो टोरी को देता है। टोरी की तो वो दांत के बराबर भी नहीं था। आपस में हंसी मजाक करते हैं। बहुत टोरी भी खुश हो रहा था क्योंकि उसने भी इंसानों को बहुत टाइम बाद देखा था। तब यहाँ पे बीवी की भी इंट्रोडक्शन कराया जाता है कि वो अल्बास्ता की प्रिंसेस है, यानी कि एक रानी है। तो टोरी जो कि जाइंट होके भी उसकी इज्जत करता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पहली बार किसी प्रिंसेस से मिल रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे बीवी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो अभी अपने सेनापति को खो कर आई है, जिनका नाम इग्रिम था और वो बहुत ही अच्छे योद्धा थे। अब यहाँ पे टोरी कहता है कि अगर हमारे यहाँ पे कोई भी योद्धा मरता था तो हम उसे जला के श्रद्धांजलि दिया करते थे ताकि उनकी आत्मा सीधा देवताओं तक पहुंच जाए। तो अगर तुम्हें भी उनके लिए कुछ कहना है तो तुम भी यही कर सकती हो। जिसके बाद में यहाँ पे आग वाग जलाई जाती है। बीवी अपने पास में रखा हुआ रुमाल को उसके अंदर डालती है। इग्रिम के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलती है कि उसने उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट करा है, उसने उसके फादर का बहुत ज्यादा ध्यान रखा है, बचपन से बीवी को बड़ा किया है, हमेशा से बीवी के बहुत अच्छी बॉडीगार्ड रहे हैं, बहुत ध्यान रखा है और वो हमेशा इग्रिम याद करती रहेगी और जैसा जैसा उन्होंने बताया है वैसा वैसा काम करती रहेगी। ऐसे कर इग्रिम को श्रद्धांजलि दे देती है। इसके बाद हम यहाँ पे नामी और उसोप दोनों को देखते हैं जो कि अभी भी बातें कर ही रहे थे, वॉर के बारे में बातें कर रहे थे कि आखिर कितने दिनों से लड़ रहे हैं, आखिर कितना टाइम हो चुका है नहीं लड़ते हुए, ये क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या खाते हैं, बहुत सारी बातें। उसके बाद में जब वॉल्केनो वाली टाइम आ जाती है तो ये लोग मिलकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब ये जाने लगते हैं तो उसी वक्त नामी के पैर पे भी वही निशान बन जाता है जो कि जोरो के पैर पे बना था। और इसी वक्त नामी भी बिल्कुल ऐसे लगता है कि अपने सेंसेस को भूल चुकी है, उसको अपने साथ लेके जाने लगता है उसे। लेकिन ऐसा लगता है कि नामी उसकी बातों पे रिएक्ट नहीं कर रही है। अब जब जोरो के पैर पे वो निशान बन चुका था तो जोरो कुछ भी फालतू की हरकतें कर रहा था, बैठ के बहुत सारे अनार काट देता है। सांची कहता है कि तुम्हारी बिना हेल्प के मैंने पूरी के पूरे डायनासोर को काट दिया, क्या तुम मेरी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते, इसे साथ में तो लेके जाने की हेल्प करो। लेकिन जोरो बिल्कुल पागल हो चुका था, फालतू फालतू बातों पे हंस रहा था। तो सांची उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है कि जब तुम्हारी सी रुक जाना तब तुम यहाँ पे आ जाना मदद कराने के लिए। तब भी जोरो हंसता ही रहता है। यहाँ पे नामी भी बिल्कुल पागल हो गई थी, ऐसे शांति से बैठी थी, कुछ जवाब भी नहीं दे रही थी। अब जब ये बड़े बड़े जाइंट्स आपस के अंदर मिलते हैं तो बाकी सब भी मिल जाते हैं, यानी कि लूफी, उसोप, वीवी, नामी। लेकिन नामी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, वो एक पत्थर पे जाके शांति से लेट जाती है। यहाँ पे हम ब्रूकी और टोरी को देखते हैं जो कि अच्छे से शकीन वगैरह करके अपना फाइट शुरू करने वाले थे। लेकिन लूफी को लगता है कि ये दोनों लड़ क्यों रहे हैं, ये दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, आखिर ये दोनों क्यों एक दूसरे का खून खराबा कर रहे हैं। वीवी नामी को कहती तुम तो बहुत समझदार हो, नहीं समझाती क्यों नहीं हो कि ये जाइंट्स एक दूसरे से डेली क्यों लड़ते हैं, अपनी लड़ाई खत्म भी तो कर सकते हैं। लेकिन नामी कोई बात का जवाब देती ही नहीं है। ये दोनों बड़े बड़े से जाइंट फाइट शुरू होने से पहले एक दूसरे को ड्रिंक पास करते हैं। दोनों के अपने अपने ड्रिंक के बहुत बड़े बड़े बैरल थे और दोनों पी के मस्त गजब वाली फाइट शुरू करते हैं। ये दोनों ही पायरेट्स के छठे बदमाश थे जिनके ऊपर बहुत बड़े पैसों का इनाम भी था। फाइट शुरू हो जाती है, सब बढ़िया से चीयर कर रहे थे। लेकिन तभी पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। लूफी और उसोप ने मिलकर नंबर 5 और वैलेंटाइन को देख लिया है जिन्होंने कोई तो गड़बड़ कर दी है। इसका मतलब है कि ब्रूकी को ऐसी ड्रिंक दी गई है जिसके अंदर जहर है और वो ड्रिंक टोरी ने दी थी, जबकि उसे पता भी नहीं था कि ब्रूकी को ये ड्रिंक नहीं देनी है। इसका मतलब है कि ब्रूकी अब मरने वाला है। उसे रोकने के लिए लूफी और उसोप जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। टोरी ने ब्रूकी को हरा दिया और वो ऑलमोस्ट जमीन पे गिर भी गया था। नामी की भी हालत खराब थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस शांति से पड़ी थी। वैलेंटाइन और नंबर 5 को पकड़ने के लिए लूफी और उसोप दोनों भागते हैं। उसोप बार-बार के अंदर ब्रूकी को उठाने की बहुत कोशिश करता है कि तुम बहुत अच्छे योद्धा हो, तुम्हें गलती से हराया गया है। टोरी तुम्हें नहीं हराना चाहता था, वो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुम उठो ना, तुम प्लीज उठो ना। लेकिन रोकी उठ ही नहीं पाता क्योंकि टोरी की तलवार उसके अंदर घुस चुकी थी। उसको बहुत ज्यादा परेशान था और अब वो मदद मांगने के लिए जाता है। यहाँ पे हम लूफी को देखते हैं जो कि नंबर 5 और वैलेंटाइन को पकड़ने के लिए जाने वाला था, लेकिन रास्ते में उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो कि उसे अपने साथ कलर खेलने के लिए बुलाती है। लेकिन पता चलता है कि भाई साहब वो तो नंबर 11 है और उसके पास में भी भयंकर वाली डेविल फ्रूट पावर है, उसके पास में कलर्स की पावर है जैसे कि वो किसी को भी हेलुसिनेट कर सकती है। उसने लूफी को पूरी तरीके से पागल बना दिया था। लूफी शांति से खड़ा था। वीवी जब यहाँ पे मदद मांगने के लिए आती है भागती हुई, तब वो वीवी की भी बात नहीं सुनता है, पूरी तरीके से रो रहा था और बस शांति से खड़ा था। वीवी को लगता है कि भाई साहब अब तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। हम यहाँ पे उसोप को देखते हैं जो कि भागता हुआ मदद लेने के लिए ही गया था, लेकिन खुद भी उसोप फंस ही जाता है। यहाँ पे सांजी जब वो बड़ा सा डायनासोर को काट के शिप पे रखने के लिए आया था और उसके बाद में वापस से जोरो को लेने जा ही रहा था, तभी उसे कुछ आवाज आती है। असल के अंदर वैलेंटाइन और नंबर 5 ने यहाँ पे भागती हुई वीवी को भी पकड़ लिया था और उसे भी बांध दिया था। जो टोरी है यानी कि बड़ा सा जाइंट, वो ब्रूकी के घर के अंदर जाता है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसने ब्रूकी को नहीं मारा बल्कि ये सब गलती से हुआ। वो उसे श्रद्धांजलि देने लगता है कि भाई तुम बहुत बड़े अच्छे जाइंट हो, तुमने आज तक जब भी लड़ा है बिल्कुल ईमानदारी से लड़ा है। वो एक नंबर और लिख देता है जो इनकी आखिरी फाइट थी। टोरी परेशान था इन चीजों से, लेकिन तभी यहाँ पे नंबर 3 आ जाता है जिसके पास में मोम की बहुत बड़ी वाली पावर थी और वो टोरी के हाथ में एक जबरदस्त चाकू घुसा देता है और कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा देर कर दी, अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बता सकता। जिसके बाद में वो टोरी को बताने लगता है कि उसे आर्टिस्टिक चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद है। वो हर बार नई नई चीजों के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करता है, यानी किसी भी चीज के ऊपर मोम डाल देता है और उसे स्टैचू के अंदर बदल देता है। और अब वो टोरी यानी कि इतने बड़े जाइंट के ऊपर भी इतना सारा मोम डाल देता है कि टोरी को एक बहुत बड़े कैंडल स्टैचू में बदल देता है। तभी हम यहाँ पे वीवी को देखते हैं, जैसे उसकी आंखें खुलती है तो उसके पास में नामी और जोरो भी लटके हुए थे, लेकिन दोनों ही एक तरीके से जाल में फंसे हुए थे। दोनों के ऊपर वो गोल गोल वाले निशान बने हुए थे, इसलिए दोनों अपने सेंसेस में नहीं थे। वीवी को समझ में आ गया था कि वो यहाँ पे अकेली है और बुरी तरीके से फंस चुकी है। इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।
वन पीस सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि अभी तक स्ट्रॉ हैट की पूरी टोली यानी कि लूफी के जितने भी दोस्त थे ये सारे के सारे लिटिल गार्डन के अंदर फंस चुके थे, क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 के साथ में और एजेंट्स भी आ चुके थे, क्योंकि नंबर 5 और मिस वैलेंटाइन अपना काम पूरा नहीं कर पाए थे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नंबर 5 और वैलेंटाइन को ही देखते हैं, जिनका वेलकम नंबर 3 करता है, बड़ी गुस्से के अंदर करता है और साथ ही में ये भी इन्फॉर्म करता है कि जो मिस्टर जीरो है वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है, क्योंकि इन दोनों ने अपना काम पूरा नहीं किया, स्ट्रॉ हैट के जो पूरी टीम है उसे खत्म नहीं किया और इसी के साथ में अल्बास्ता की जो प्रिंसेस है उसे भी ये लोग उठा के नहीं ला पाए। इस मोम से बने हुए घर के अंदर हम वीवी, नामी और जोरो को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पे तीनों के हाथ बंधे हुए थे। वीवी के ऊपर किसी भी तरीके का कलर नहीं हो रखा था, इसलिए वो इल्यूजन के अंदर नहीं थी, बल्कि नामी और जोरो हो रखे थे। बड़ी कोशिश के बाद में वीवी ने नामी के पैर से उस निशान को हटा दिया, तो नामी होश में आ गई, उसे सब कुछ समझ में आने लगा कि एकदम से क्या हुआ। वो इमोशंस के अंदर बहुत ज्यादा बह गई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जोरो के ऊपर अभी भी वो कलर वाला मार्क बना हुआ है। अगर वो जब तक नहीं हटेगा तब तक जोरो भी अपने होश के अंदर नहीं आएगा। इन लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है और अगर ये लोग ज्यादा देर तक यहीं पे रह गए तो बहुत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। ये अपने हाथ खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाथ तो मोम के इतनी बड़े बड़े तारों से बंधे हुए थे जो कि इजीली नहीं खुल सकते थे। जिसके बाद हम यहाँ पे नंबर 3 को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मोम का केक बना देता है। तभी यहाँ पे एनी साइको की एक और पार्टनर आती है, जो कि अब तक सबके ऊपर कलर कर रही थी। साइको ने काफी सारे लोगों के ऊपर ऑलरेडी कलर कर दिया था, जैसे कि नामी, जोरो और इसी के साथ में लूफी के ऊपर भी। नंबर 3 लूफी को चाहता था कि वो कैप्टन है तो उसे वो खुद मारे, लेकिन ये साइको मना कर देती है कि नहीं, वो मेरा खिलौना है, अगर तुम उसे मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अपना खिलौना बना लूंगी। तो नंबर 3 मना कर देता है कि नहीं नहीं ठीक है, आखिर तुम्हें कौन मना कर सकता है, तुम्हें अगर उसके साथ खेलना है तो तुम आराम से खेलो। यहाँ पे ये साइको कहने की कोशिश भी करती है कि तुम आखिर इतने बड़े केक के साथ में क्या करोगे। तो नंबर 3 बताता है कि यहाँ पे मोमबत्तियां हैं, उन सबको मैं धीरे धीरे करके तड़पा तड़पा के जला के मारूंगा, तुम बस देखते जाना। हम उसको देखते हैं जो कि इस वक्त सिर्फ वही बचा था जो कि अपने सेंसेस के अंदर था। वो फटाफट से लूफी के पास में भागता है, क्योंकि उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी कि लूफी वहां पे बीच के किनारे बैठा है और मस्ती कर रहा है। उसको लगता है कि आखिर लूफी ऐसा कैसे कर सकता है। वो लूफी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लूफी के चेहरे पर जो निशान बना था उससे वो बहुत ज्यादा इमोशंस के अंदर बहा हुआ था और उसको किसी भी बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उसको बस बहुत समझाता है कि भाई हमें मदद की जरूरत है, चल यहाँ से जल्दी चल। लेकिन लूफी एकदम डिसहार्ट हो चुका था, वो बहुत ज्यादा उदास था, बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके ऊपर मैजिक का असर अभी भी हो ही रहा था। इसलिए उसको वहां से भाग जाता है। अकेला सोचने लगता है कि अब आखिर वो अपनी सारी टीम मेंबर्स को कैसे बचाएगा। उसके पास इतनी पावर नहीं है, उसके पास कोई डेविल फ्रूट की पावर नहीं है, कोई वेपन्स नहीं है। उसके जो बड़े बड़े दो जायंट दोस्त थे वो भी अलग अलग होकर मर गए हैं, गायब हो गए हैं, तो वो बिल्कुल अकेला पड़ गया। अब आखिर वो करे तो करे क्या। जिसके बाद हम सांची को देखते हैं, वो यहाँ पे अपनी शिप से उतरा ही था, क्योंकि उसने किसी की आवाज सुनी थी। तभी उसे मोम का घर दिख जाता है, जो कि नंबर 3 का था। हालांकि कुछ देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पे नामी, बीवी और जोरो को बांधा गया था, लेकिन अभी ये घर बिल्कुल खाली था। अंदर सांची जाता है, जहाँ पे उसे बहुत अच्छे सामान मिलते हैं, लेकिन उसे कुछ डाउट भी होता है कि आखिर यहाँ पे कौन रुका होगा। जिसके बाद हम नंबर 3 को देखते हैं, जो कि इन तीनों को उठा के इस बड़े से मोम के केक के ऊपर बांध देता है। अभी नामी और बीवी तो होश में थे और अपने मरने का इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि उसके ऊपर की जो बड़ी बड़ी सी कैंडल्स थी वो जला दी गई थी और जोरो अभी तक भी अपने होश में नहीं आया था, वो बस हंसी रहा था। तभी यहाँ पे नामी और बीवी दोनों मिलकर नंबर 3 को उकसाते हैं कि अगर तुम्हें किसी को मारना है तो उससे पहले उसे दर्द देना जरूरी है। ये देखो, जोरो तो जोर जोर से हंस रहा है, अगर तुम्हें उसे मारना है तो एटलीस्ट उसे तड़पाओ तो सही। अब ये बात नंबर 3 को हिट कर जाती है, कहीं ना कहीं वो पागल बन जाता है और जोरो के पैर से उस निशान को रिमूव कर देता है। और तभी जोरो एकदम से तलवार निकाल के नंबर 3 को मारने वाला था, लेकिन नंबर 3 बहुत चालाक निकला, वो अब पीछे हट जाता है और उसके बाद में मोम से वापस से इन तीनों के आधे आधे पैरों को जमा देता है। जोरो बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार बेअसर थी, क्योंकि ये मोम बहुत ज्यादा हार्ड था और किसी भी चीज से कभी नहीं टूट सकता था। जिसके बाद हम इसी साइको लड़की को देखते हैं, जो कि लूफी के साथ में कंटिन्यूअसली गेम खेलती जा रही थी। उसके पास में लगभग 5 कलर थे, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड और ब्लैक। वो बार बार में किसी के भी इमोशन चेंज कर सकती है। जैसे वो लूफी को कभी तो बहुत ज्यादा डिसहार्ट कर रही है, कभी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही है, कभी बिल्कुल डिमोटिवेट कर रही है और उसे जबरदस्ती ये सारी चीजें खेलने के लिए उकसा रही है। जिसके बाद हम सांची को देखते हैं, वो नंबर 3 के बने हुए घर के अंदर मस्त वाइन वगैरह पी रहा था और तभी उसे ड्रॉ के अंदर से कुछ पिक्चर्स मिल जाती है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी पिक्चर्स थी सांची की पिक्चर को छोड़ के। इसका मतलब उसे साफ समझ में आ गया था कि उसके सारे दोस्त किसी मुसीबत के अंदर फंस गए हैं और सांची को यह कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सांची यहाँ से निकल ही वाला था कि तभी यहाँ पे रिंग बजती है। अब यहाँ पे वन पीस की एक अलग ही तरह की दुनिया है, तो टेलीफोन भी ऑब्वियसली बात है अलग ही तरीके का होगा। सांची उसे उठा लेकर बातचीत करना शुरू करता है। पहले सांची को थोड़ा मजाक सोचता है, इसलिए वो नॉर्मल बात कर रहा था, लेकिन तभी पता चलता है कि सामने जो कॉलर है वो मिस्टर जीरो है, यानी कि इन सब का माई बाप, जिसने इतने सारे एजेंट्स को भेजा है, परोक वर्ल्ड का हेड और सबसे बड़ा गुंडा। सांची तब उसे सीरियस होकर बात करता है और अपनी आइडेंटिटी नंबर 3 की देता है कि वो नंबर 3 है और बाकी जितनी भी स्ट्रॉ हेड की टोली वाले मेंबर्स हैं उनको धीरे धीरे करके मार रहा है। कैसे तैसे करके अब तक तो सांची ने बात संभाल ली थी, लेकिन मिस्टर जीरो से पता चलता है कि यहाँ पे कुछ और एजेंट्स को भी भेजा गया है। जैसे ही सांची कहता है कि ठीक है मैं जाके देखता हूँ, यानी कि वो नंबर 3 बन के ही बातचीत कर रहा था, तो उसे उड़ते हुए 2 जानवर दिखाई देते हैं। ये थे नंबर 13 और इसी के साथ में मिस फ्राइडे। दोनों ही नीचे उतर चुके थे और सांची के ऊपर कंटिन्यूअसली फाइट करना और सांची के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हम उसको देखते हैं, जो कि बिल्कुल अकेला पड़ गया था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किससे मदद की क्या करते। वो जंगल में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी उसे जॉइंट्स की आवाज आने लगती है। यहाँ पे उसे ब्रोकी दिखाई देता है, जो कि उसका सबसे पहला दोस्त था। ब्रोकी पूरी तरीके से मरा नहीं था, टोरी की तलवार उसके अंदर घुसी तो थी, लेकिन फिर भी वो अधमरा हो रखा था। उसे बहुत गुस्सा आता है कि टोरी ने उसके साथ में धोखा दिया, लेकिन उसको उसे सब कुछ समझाता है कि नहीं, टोरी को भी असल के अंदर गलत ड्रिंक दे दिया गया था, किसी ने उसको ड्रिंक के अंदर कुछ मिला दिया था। तब ब्रोकी खड़ा होता है कि अच्छा उसने अगर मेरे साथ ऐसा नहीं किया है तो फिर तो उसके साथ में भी गलत हुआ होगा, उसको तुम सब कुछ संभाल लोगे। लेकिन उसको बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, क्योंकि वो अकेला बचा था और उसके सारे टोली के मेंबर्स किसी न किसी जगह पे फंसे हुए थे। लेकिन ब्रोकी उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि तुम तो तबाही के राक्षस हो, तुम तो बहुत बड़े शहंशाह हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुमने इतनी अच्छी कहानियां सुनाई है। तब जाके उसको कहीं ना कहीं खुद से मोटिवेट हो जाता है और अब वो सोचता है कि भाई साहब वो अपने दोस्तों को आराम से बचा लेगा। जिसके बाद में हम यहाँ पे सांची को देखते हैं, जो कि इन 2 नमूनों से लड़ रहा था, यानी कि परोक वर्ल्ड के नए आए हुए एजेंट से। वो मिस्टर जीरो को होल्ड पे रखता है, कहता है कि मैं जरा 2 मिनट में जाकर आता हूँ। उसके बाद कॉज ऑफ वाली फाइट होती है, यानी कि सांची अपने पैरों से इन दोनों को धोने की कोशिश करता है, आखिरकार दोनों को मार के लाता है और उसके बाद मिस्टर जीरो से फिर से बात करता है। लेकिन इस बार वो खुद की आइडेंटिटी बताता है कि मैं कोई नंबर 3 नहीं हूँ, मेरा नाम मिस्टर प्रिंस है, तुम बस इतना ही जानो। मिस्टर जीरो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती
गलती कर दी है मुझसे बात करके, अब तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। स्ट्रॉ हैट के तो सारे लोग मारे जाएंगे और तुम जो भी बात कर रहे हो तुम भी मारे जाओगे। लेकिन सांची से कहता है कि अपना काम करो, अब तो कितने लोग मर चुके हैं, आगे सोचो आगे भी कितने लोग मर जाएंगे। इसके बाद सांची बाहर आता है तो उसे इन परोपवर के एजेंट्स के पास में एक लॉक ठूस मिल जाता है। सांची के लिए तो मानो एक गिफ्ट की तरह ही था, क्योंकि इन सारे लोगों को उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। जिसके बाद हम नंबर 3 को देखते हैं, जो कि नंबर 5 और मिस वैलेंटाइन के साथ में एक गेम खेल रहा था, यानी कि इन तीनों को धीरे धीरे करके तड़पा तड़पा के मारा था। सब कह भी रहे थे कि तुम्हें इनको मार के जल्दी से काम खत्म कर देना चाहिए, लेकिन नंबर 3 की स्पेशलिटी थी कि वो हर एक इंसान को बहुत ज्यादा तड़पाता है। अब यहाँ पे आपस के अंदर ये सब बातचीत वगैरह करने लगते हैं। बीवी के यहाँ पे फादर की भी बातचीत होती है कि स्ट्रॉ हैट्स के लोगों ने यानी कि लूफी की सारी टीम ने अगर बीवी की मदद करी है तो ये सब एक तरीके से फंसी गए हैं, क्योंकि बीवी की मदद करना तो बहुत भारी काम है, क्योंकि अलबास्ता की वो प्रिंसेस थी और उसके फादर सारे लोगों को न्याय वगैरह दिलाना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों के दुश्मन भी बहुत सारे हैं। इसी चक्कर के अंदर भी सारे के सारे मारे जाएंगे, सारे के सारे फंसेंगे। और नंबर 3 कंटिन्यूअसली इनके ऊपर मोम गिराता जा रहा था और ये धीरे धीरे करके जमते जा रहे थे। यहाँ पे हम लूफी को देखते हैं, ये लड़की इसके साथ में खेलती जा रही थी और अब इसका कलर चेंज करके वो ब्लैक कर देती है, जहाँ पे उसकी सारी उम्मीदें पानी के अंदर मिलने वाली थी। और अभी लड़की खेलने के चक्कर में लूफी को कहती है कि अब तुम्हें पानी के अंदर जाना है, तुम पानी के अंदर जाओगे और टूट के मर जाओगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि लूफी को बचाने वाले भाई साहब उसके दोस्त और भी हैं। लूफी को पहले तो परेशान करती है, लेकिन उसके बाद उसे पानी के अंदर भेज देती है। लूफी परेशान होता हुआ पानी के अंदर जा जाता, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता, उसके ऊपर मैजिक का असर चल रहा था। तभी उसको पता है, उसे ध्यान नहीं था कि आखिर भाई साहब यहाँ पे कलर प्लेट पड़ी है, जिससे कि इंसान की पूरी सब कुछ काया पलट हो सकती है, और गलती से वो प्लेट उड़ के इसी लड़की के मुंह पे गिरती है। पांचों के पांचों कलर उसके सीधा मुंह के ऊपर जाके छपते हैं और वो वहाँ पे लूफी को बचाने जाता है। लूफी के ऊपर से अब तक सारे कलर हट चुके थे, इसका मतलब है कि वो इल्यूजन से भी बाहर निकल चुका था। बाहर आते ही वो सबसे पहले अपने दोस्तों के बारे में पूछता है, उसको फटाफट से उसे लेकर जाता है, जहाँ पे नंबर 3 ऑलरेडी सबको जमा चुका था, मतलब आंखों तक जमाने वाला था। लेकिन जाने से पहले इन सब ने देख लिया था कि लूफी और उसको इन्हें बचाने के लिए आ गए हैं। नंबर 3 से बातचीत हो ही रही थी और इतनी देर में नंबर 3 तो यहाँ पे लूफी को देखकर डर के मारे भाग जाता है कि ये कैसे बच गया, और इसे बचना तो मुश्किल ही है, इसलिए वो खुद की जान बचाने के लिए भागता है। लूफी उसके पीछे पीछे भागता है और उसको यहीं पे छूट जाता है। अब उसको के पास मैंने पहले भी कहा था कि कोई पावर है नहीं, और नंबर 5 और वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग तो वो काफी ज्यादा कमजोर है। अब उसको आखिर क्या ही कर पाता। अब उसको लगता है कि अपने दोस्तों को तो बचाना तो है, चाहे आज इसकी जान ही क्यों नहीं चली जाए। तो इसी चक्कर में वो थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करता है, फिर की बातें करना शुरू करता है कि मैं अकेला हूं, मेरे पास हथियार नहीं है, तो मैं भी तुम में से किसी एक से लड़ूंगा। तो वो मिस वैलेंटाइन को आगे बुलाता है, जिसकी बात वो कहीं ना कहीं अपना गेम खेलना शुरू कर देता है। मिस वैलेंटाइन के पास जाके उसे कंटिन्यूअसली मार भी रहा था, क्योंकि उसके हाथ के अंदर गुलेल थी। लेकिन यहाँ पे वैलेंटाइन ज्यादा भारी पड़ रही थी, उसने उसको उठा धमाधम करके इस केक के ऊपर मारने लगी। अब यहाँ पे उसका दिमाग काम करता है कि अगर जबरदस्ती इस केक के ऊपर मारा जाए, यानी कि जो मोम का केक है, तो वो एक बार में आके टूट जाएगा। अगर वो टूट गया तो इन सारे दोस्तों के ऊपर लगी हुई मोम भी टूट जाएगी, और ये प्लान काम कर जाता है। उसको का सर फट जाता है, लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है, और इतनी देर में मोम टूट चुकी थी, यानी कि नामी बीवी और जोरो आजाद हो चुके थे, और अब वो नंबर 5 और वैलेंटाइन को आराम से मार सकते थे। यहाँ पे लूफी को देखते हैं, जो कि जंगल के अंदर भागा था नंबर 3 को पकड़ने के लिए, लेकिन नंबर 3 ने यहाँ पे बहुत ज्यादा चालबाजी कर रखी थी। उसने खुद के कई सारे नमूने कह सकते हैं कि क्लोन बना रखे थे, जिसे लूफी पहचान नहीं पा रहा था। एक तरफ यहाँ नामी, जोरो, वीवी मिलके नंबर 5 और वैलेंटाइन से कंटिन्यूअसली फाइट करते जा रहे थे, वहीं पे सेम टाइम पे लूफी जंगल के अंदर बैक टू बैक नंबर 3 को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने पंचेस भी मार रहा था। लेकिन नंबर 3 ने बहुत सारे क्लोन बना रखे थे, इवन कोई पहचान भी नहीं सकता कि इसमें से असली कौन है, नकली कौन है। आखिरकार जोरो ने नंबर 5 को मार दिया और वैलेंटाइन भी बहुत बुरी तरीके से पिट चुकी थी। यहाँ पे लूफी को देखते हैं, जो कि नंबर 3 का पीछा करते करते ब्रोकी के टनल में आ गया, उसकी गुफा के अंदर आ गया, और वहां पे पता चलता है कि नंबर 3 ने टोरी को बहुत भयंकर वाला जॉइंट जो कि था उसे मोम के अंदर बदल दिया है, अपना जस्ट एक नमूना बनाने के लिए, कि उसे नमूने बनाना पसंद है। जिसके बाद तो लूफी जैसे नंबर 3 पर अटैक करने वाला था, तभी उसके हाथ को मोम में बदल दिया जाता है। लूफी जाके सीधा नीचे गिरता है, उसके हाथ में था बड़ा हथौड़ा बंधा हुआ था कि आखिर वो कैसे अटैक कर पाता। नंबर 3 यहाँ पे फालतू की बातें करने लगता है। इस चक्कर के अंदर तो लूफी बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है उसे, और वो अपने हाथ को घुमा के भयंकर मारता है। नंबर 3 तो एक मुक्के के अंदर गिर जाता है, हालांकि उतना ढीला सा आदमी था कि कभी फाइट बैक कर भी नहीं सकता था। लूफी ऑलमोस्ट उसे मारने के बाद में टोरी को भी आजाद करवा देता है। अब तक ये स्ट्रॉ हैट की पूरी टीम एक साथ में मिल जाते हैं। अब इस पूरी कहानी का तो गाइस अभी तक का हीरो उसको भी था, क्योंकि अगर उसको इन सबको नहीं बचा पाता तो शायद आज मर जाते। उसको को सब उठाते हैं, तब तक यहाँ पे सांची भी फाइट करके आ चुका था, जो बुरी तरीके से पिटा हुआ दिख रहा था, और वो आते ही लॉक पोस्ट भी देता है, जो कि रास्ता अलबास्ता का बता रहा था, यानी कि वीवी के घर का। वीवी बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद में सब यहाँ से जाने वाले थे। ब्रोकी और टोरी भी अब एक साथ आ चुके थे। ये दोनों एक दूसरे से लड़ना बंद कर देते हैं, और इसी के साथ में इन सब मुसाफिरों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि देवताओं का साथ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, तुम्हें कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर बताना, हम तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए। और ये सारे लोग यहाँ से अलविदा ले ही रहे थे। तभी इन्हें बताया जाता है कि आगे जाके तुम्हारे पास में जितनी भी मुश्किलें आए तुम आराम से सह पाओगे, बिल्कुल भी मत घबराना, और आगे जाने के बाद बिल्कुल भी मत रुकना। लेकिन जैसे ही लोग आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जो कि थी एक बहुत बड़ी सी फिश, जो कि आराम से नहीं मार सकती थी, खा सकती थी। लेकिन जैसे कि उसको उसके दोस्तों ने, ब्रोकी और टोरी ने, जायंट्स ने कहा था कि रुकना मत, तो पीछे से वो हेल्प करने के लिए तैयार थी। वो अपने बड़े बड़े से वेपन्स उठाते हैं और पानी के अंदर बहुत जोर से वार करते हैं। इतना तेज वार था कि वो जाके मछली के टुकड़े कर देती है। ब्रोकी और टोरी इन सब लोगों को वापस से ब्लेसिंग्स देते हैं और जाने के लिए कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दोनों फिर से झगड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इन्हें याद आ गया था कि आखिर किस बात के ऊपर इनकी फाइट शुरू हुई थी। अब यहाँ पे सब लोग आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि बीवी को अब उसके घर छोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि अब उसके आगे का आइलैंड लोग ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी दिख रहा था कि जैसे नामी की तबीयत थोड़ी सी खराब दिख रही है। जिसके बाद हम मिस वैलेंटाइन और नंबर 3 को देखते हैं, जो कि दोनों ही नहीं मरे थे और इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वैलेंटाइन को पता था कि ये सब कुछ नंबर 3 के चक्कर में हुआ है, क्योंकि उसे तो सबको तड़पा तड़पा के मारना था, डायरेक्ट एक ही बार में नहीं मारना था। इतनी देर में मिस्टर जीरो का कॉल आ जाता है, तो वैलेंटाइन भाग के कहती है कि देखना मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि सब कुछ तुम्हारे चक्कर में हुआ है, ना हम किसी को मार पाए, ना हम किसी को रोक पाए, ना हम मिस्टर जीरो को आखिर क्या जवाब देंगे। तो नंबर 3 की तो फट रही थी। इसी चक्कर के अंदर वो मिस वैलेंटाइन यानी कि अपनी ही बंदी को जान से मार देता है। अब यहाँ पे रात का वक्त था, सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। सांची ने डायनासोर की डिशेस बनाई थी, जो कि आपसे पहले किसी ने खाई नहीं थी। जोरो अपने किस्से सुना रहा था, उसको अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था, यानी कि बहुत अच्छा खासा हंसी मजाक का माहौल था। लेकिन तभी नामी को थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, उसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा थकी हुई है, और वो बाहर निकलती है और आते ही गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। अब आखिर नामी को क्या हुआ ये तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड।